हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त सब्जेक्ट भारतीय संविधान। संविधान की अब से पहले 2 क्लास हो चुकी और आज तीसरी क्लास होगी। तो साथियों, क्लास शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में जो क्लास 2 हुई थी उसमें हमने आखिर में छोड़ा था कि संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर हम बात करें संविधान का निर्माण, चल रहा था संविधान का निर्माण। इसमें सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हुए, जिनमें से 8 महिला थी। कितनी महिला थी? 9 महिला थी। इसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसमें संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, जिसमें एक था H.C. मुखर्जी और दूसरा था T.T. कृष्णामाचारी। T.T. कृष्णामाचारी। ये संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कितने थे? 2। क्वेश्चन आ जाए संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे, तो 2। और इसी दूसरी बैठक में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? B.N. राव को। इसी के बाद फिर 2 दिन बाद एक तीसरी बैठक होती है। संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। कब होती है?
13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। क्या पेश किया गया? एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। तो समझ में आया होगा। और यही उद्देश्य प्रस्ताव कुछ समय रुककर यही संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। जबकि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते तो उद्देश्य प्रस्ताव को उसी दिन पास करा लेते, लेकिन जब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें मुस्लिम लीग ने और कुछ देशी रियासतों ने उसका बहिष्कार किया था। तो ये बात देखते हुए कि कितने सदस्य आते हैं या कितने इसका बहिष्कार करते हैं, तो इसलिए इसको तुरंत ना पास कराकर कुछ समय के लिए रोक दिया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव को जो पास हुआ वो पास किया गया 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। जनवरी 1947 को यह पास किया गया। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को जब पास हुआ था तो यही तभी प्रस्तावना कहलाती है, संविधान की प्रस्तावना कहलाती है। तो संविधान के अगर हम देखें, संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, तो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत एक संप्रभुता देश होगा। भारत एक संप्रभुता देश होगा, यह गणराज्य होगा, नागरिकों के लिए आर्थिक व सामाजिक न्याय होंगे। तो ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं जो कि हम पढ़ेंगे प्रस्तावना को। जब संविधान की प्रस्तावना चलेगी तो उसमें हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रस्तावना में क्या क्या है। तो समझ में आया होगा यहाँ तक। इससे आगे चलते हैं। इससे आगे चलते हैं तो यहाँ देखते हैं, जब ये 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ तो उधर 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो दो देश, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, यानी भारत और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान इस देश में से अलग हुआ था तो उससे पहले, अलग होने से पहले टोटल संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 389। इनमें से 296 जो ब्रिटिश इंडिया के हिस्से में थी और 93 सदस्य देशी रियासतें। तो इनमें से जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और कुछ सदस्य
या कुछ नागरिक जब पाकिस्तान में गए तो ये तो निश्चित था कि संविधान सभा के सदस्य ही कम होने वाले थे। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जब 31 अक्टूबर 1947 को पुनः निर्धारित किया गया, 31 अक्टूबर 1947 को पुनः निर्धारित किया गया, तो उस टाइम टोटल 299 सीटें ही बची थीं, यानी 299 सदस्य ही संविधान सभा के बचे थे, जिसमें से 229 ब्रिटिश इंडिया, किसके? ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश प्रांत के थे, और 70 देसी रियासतें, किसके? देसी रियासतें। तो टोटल कितनी हुई? 299। अब यहां 270 देसी रियासतें बची और 229 ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया। तो इसी टाइम, इसी के बीच में एक बैठक होती है, जो बैठक होती है वो होती है 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। ये तो सभी को पता होगा कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो ये बताओ साथियों कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? 22 जुलाई 1947 को तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था, अपनाया था, और संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो साथियों सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया था वो तैयार किया था पिंगली वेंकैया। किसी का कोई डाउट हो, समस्या हो, या किसी के कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट में लिख सकता है। अगर किसी स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चले इससे आगे। तो इससे आगे चलते हैं, देखते हैं कि संविधान का जो निर्माण हो रहा था, जो संविधान सभा थी, जो संविधान सभा थी, इसमें से कुछ समिति बनाई गई थी
कुछ समितियां बनाई गई थी। अब ये समितियां जो बनाई गई थी, इनमें से एक समिति थी जिसको बोला जाता है परामर्श समिति। क्या बोला जाता है? परामर्श समिति। परामर्श समिति। इस परामर्श समिति ने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की, या कह सकते हैं कि परामर्श समिति ने एक ऐसी सूची तैयार की जिसमें ये पूछा कि संविधान सभा में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। तो इसको जो सूची तैयार की थी परामर्श समिति ने, जो एक सूची तैयार की थी, वो सूची तैयार करके भेजी थी केंद्रीय, प्रांतीय विधान मंडल के पास। अब ये भेजी कब थी? तो इस सूची को जो भेजा गया था, वो भेजा गया था 17 मार्च 1947 को। ये था क्या? जो संविधान सभा थी, उनमें से कुछ समिति बनाई गई थी। उन समितियों में से एक समिति थी परामर्श समिति। परामर्श समिति ने एक सूची तैयार की जिसमें कुछ सवाल लिख रहे थे, और उन सवालों के जवाब लेने के लिए केंद्रीय प्रांतीय विधान मंडल के पास भेजे, जिसमें सवाल लिखे हुए थे कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे सवाल लिखे थे जो ये सूची भेजी थी, वो 17 मार्च 1947 को केंद्रीय प्रांतीय विधान मंडल के पास भेजी थी। अब केंद्रीय प्रांतीय विधान मंडल के पास जब भेजी थी, और परामर्श समिति ने ही लगभग 60 देशों के संविधान, 60 देशों के संविधान के मुख्य अंश लिए, और इसको भी भेज दिया किसके पास? संविधान सभा के पास। संविधान सभा के पास। अब जो केंद्रीय प्रांतीय विधान मंडल के पास जो सूची भेजी थी, उसमें इन्होंने उन सवालों के जवाब दिए, और ये 60 देशों के संविधान के मुख्य अंश लिए थे, जो संविधान सभा के पास भेजे थे। किसने? परामर्श समिति ने। तो परामर्श समिति ने जब ये भेजे थे 17 मार्च 1947 को, और तभी 60 देशों के संविधान के मुख्य अंश लिए, जो संविधान सभा के पास भेजे थे। तो समझ में आ रहा होगा। किसे कोई बात समझ में नहीं हो, कमेंट में लिख सकता है। आ रहा है सभी के समझ में? इससे आगे चले। अब जो ये परामर्श समितियां थी, जो परामर्श समिति ने सूची भेजी थी केंद्रीय प्रांतीय विधान मंडल के पास, तो जो जवाब आए थे, उन सवालों के जो जवाब वापसी आए, तो उन सवालों के जवाब पर केंद्रीय प्रांतीय विधान मंडल के पास से जो जवाब आए थे, उनमें से परामर्श समिति ने एक रिपोर्ट तैयार की। क्या?
एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव के पास उस रिपोर्ट को भेजा। उस रिपोर्ट को भेजा B.N. राव के पास। तो B.N. राव ने उस रिपोर्ट में से एक प्रारूप तैयार किया। क्या? एक प्रारूप तैयार किया और इस प्रारूप पर विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई। प्रारूप समिति तैयार की गई। ये प्रारूप समिति कब तैयार की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को। अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रारूप समिति कब तैयार की गई थी या प्रारूप समिति कब नियुक्त की गई थी, तो 29 अगस्त 1947 को। क्वेश्चन आ जाए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अब प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, या प्रारूप समिति में जो 7 अध्यक्ष थे वो कौन कौन थे? तो प्रारूप समिति पहले सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा था K.M. मुंशी। K.M. मुंशी। तीसरा था D.P. खेतान। D.P. खेतान। ये D.P. खेतान जो थे ये सिर्फ कुछ समय के लिए ही नियुक्त किए गए थे। D.P. खेतान के कुछ समय बाद ही इनकी जगह इनका स्थान जो दिया था वो कृष्णामाचारी को दिया था। किसको? कृष्णामाचारी। चौथे सदस्य जो थे वो थे कृष्णामाचारी हो गए 3। इसके बाद जो चौथे सदस्य थे वो कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। 5 में लिखो N. गोपाला स्वामी अयंगर। N. गोपाला स्वामी अयंगर। N. गोपाला स्वामी अयंगर। 5वें। छठा था माधवराव। कौन थे? माधवराव। 7वां था मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद सादुल्ला। एक बार फिर देखते हैं। संविधान सभा जो थी उनमें से कुछ समिति बनाई गई थी। उनमें से एक समिति का नाम था परामर्श समिति। परामर्श समिति ने एक सूची भेजी थी केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल के पास, जिसमें ये सवाल लिखे हुए थे कि संविधान की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो ये जो केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल के पास सूची भेजी थी, तो वो सूची भेजी थी 17 मार्च 1947 को, और लगभग 60 देशों के संविधान के मुख्य अंश लिए और वो संविधान सभा के पास भेज दिए।
जब केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल से उन प्रश्नों के जवाब आते हैं, केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल के पास से उन प्रश्नों के जवाब आते हैं परामर्श समिति के पास, तो उस परामर्श समिति उन जवाबों पर एक रिपोर्ट तैयार करती है और उस रिपोर्ट को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव के पास भेजती है और बी.एन. राव इस रिपोर्ट पर एक प्रारूप तैयार करते हैं और उस प्रारूप पर विचार करने के लिए वह एक प्रारूप समिति नियुक्त करते हैं। तो प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को नियुक्त किए गए, जिसमें प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7। तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान। ये जो डी.पी. खेतान थे, इनके कुछ दिनों बाद ही इनको हटाकर कृष्णामाचार्य को नियुक्त किया गया। फिर इनके बाद कृष्णा स्वामी अय्यर, इनके बाद एन गोपाला स्वामी अयंगर, माधव राव, मोहम्मद सादुल्ला। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा का जो मूल आधार था वो यही था, प्रारूप समिति। तो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो इन्हीं के इसलिए ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है। संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके आगे चलते हैं। ले लिया होगा? चले इससे आगे देखो। इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है संविधान सभा का निर्माता, या सॉरी संविधान का निर्माता, संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इनको संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है। इसके बाद अगर हम चलते हैं, जो प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति पर जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति मैंने बताया है कि प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों के हमने नाम भी बताए। उनके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष ही रहने के कारण संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है, क्योंकि संविधान का मूल आधार ही प्रारूप था। जो मूल आधार जो था वो प्रारूप था, क्योंकि वहाँ कई बार विचार किया गया। तो इसी के बाद जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के पास जो रिपोर्ट तैयार होकर आई थी, या उन प्रारूप समिति ने फिर 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के पास फिर विचार करने के लिए भेजा।
21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के सामने रखा गया। अब संविधान सभा के सामने जो रखा गया था, संविधान सभा ने इस पर कुछ आलोचनाएं दी, कुछ सुझाव दिए, कुछ सुधार किए, और इतना करने के बाद किसने? संविधान सभा ने इस पर कुछ सुझाव दिए, आलोचनाएं दी, कुछ सुधार भी किए, और इसके बाद करने के बाद 26 अक्टूबर 1948 को 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा में फिर रखा गया। अब 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा में फिर रखा गया, और इस पर फिर वाचन हुए। कितने वाचन हुए? इस पर वाचन हुए। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति पर कुल कितने वाचन किए गए थे? तो प्रारूप समिति पर टोटल 3 वाचन हुए थे। कितने? 3 वाचन। तो प्रारूप समिति पर कितने वाचन हुए? 3 वाचन। जो सबसे अगर बात करें कि सबसे अंतिम वाचन कब से कब तक चला था, वो 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949, ये प्रारूप समिति का सबसे अंतिम वाचन था। प्रारूप समिति का सबसे अंतिम वाचन था। बात करें ये 3 वाचन कब कब हुए थे, तो अगर उनको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पहला वाचन हुआ था 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1946 तक। 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1946 तक। दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर से लेकर, दूसरा वाचन जो हुआ था 15 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर 1947 तक। कब हुआ? 1947 तक। और तीसरा वाचन जो हुआ था 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ये टोटल 3 वाचन हुए। लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार भी कर लिया था। अंगीकार भी कर लिया था। एडोप्ट, संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को एडोप्ट या अंगीकार भी कर लिया था। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन कुछ साथियों के दिमाग में होगा कि 26 जनवरी को तो सिर्फ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी लीजिए। चलें।
चलते हैं इससे आगे फिर। तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को एडॉप्ट कर लिया था, अंगीकार कर लिया था। अंगीकार कर लिया था। तो इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में, एक प्रस्ताव पेश किया संविधान सभा में, और उस प्रस्ताव पर संविधान को पास कराने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और उस प्रस्ताव पर या संविधान की प्रतिलिपि पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 284, यानी 26 नवंबर 1949 को जो सदस्य वहाँ प्रेजेंट थे वो 284 सदस्य प्रेजेंट थे, और 284 सदस्यों ने ही संविधान की प्रतिलिपि पर ही हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर कर दिए। इन 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अगर बात करें, मैंने सबसे पहले बताया था कि संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो संविधान सभा की टोटल कितनी सदस्यों ने भाग लिया, तो कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो 15 महिलाओं ने भाग लिया था। फिर मैंने बताया था उसके बाद कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। उसके बाद अब बात करें कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अंगीकार किया गया तो उस संविधान की प्रतिलिपि पर 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए, उनमें से कितने महिलाओं ने हस्ताक्षर भी किए थे, तो 8 महिलाओं के हस्ताक्षर थे। 8 महिलाओं के हस्ताक्षर थे। तो समझ में आया होगा। अभी इसके बाद ये भी रहा कि संविधान कितने समय में बना, कितने समय में बनकर तैयार हुआ, संविधान बनाने में टोटल कितना खर्चा आया, संविधान पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर करे, संविधान को किसने लिखा, संविधान। तो इसलिए इससे आगे जो बात करते हैं वो बात करेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो जो साथी आज नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को बजाएं, ताकि हमारी वीडियो, हमारी छोड़ी गई हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।